स्टूडेंट, मैं आ गया। देखिए स्टूडेंट, ये मैं कक्षा 10 के गणित का अगला लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये कक्षा 10 के गणित का लगता है लेक्चर जो है 4 होगा स्टूडेंट। और इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको कहा था कि जो दूसरा चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसका ही तैयारी कराने के लिए कहा था। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो हमने दो चरों वाला रैखिक समीकरण का ही जो है पहला इसके पहले वाला लेक्चर बनाया था, लेकिन उसमें हमने जो है पहले चैप्टर का कुछ बचा हुआ भाग था उसमें बताया और उसी में समय खत्म हो गई। तो इसमें आज हम स्टार्ट कर लेते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। पेपर की दृष्टि से पढ़ा जाएगा हर एक चीज समझ के स्टूडेंट। देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है स्टूडेंट। जैसे आपको पता है कि कोई भी जैसे समीकरण आपको मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, आपको अगर एक समीकरण मिलता है 2x प्लस का 6 इक्वल 20, तो इसमें एक समीकरण होता है और एक एक चर वाला समीकरण है। इसमें केवल एक चर ही है, x है, और इसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं। रैखिक रैखिक समीकरण। तो क्या होता है स्टूडेंट, रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब x का मान पता करना। आप या तो x का मान पता करो, नहीं तो आप जैसे अब क्या करते हो, x का मान पता करने के लिए इस समीकरण को हल करना होता है, तो 6 को उधर भेजते हो तो 20 का -6 हो जाता है, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, फिर 2x की वैल्यू आ गई 14, फिर x की वैल्यू निकालते हो तो ये 2 चला जाता है, जो x का गुणा में होता है तो 14 के भाग में चला जाता है, और x की वैल्यू आती क्या है स्टूडेंट, 7 आती है। तो ऐसे क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। लेकिन हमें स्टूडेंट पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक समीकरण हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो या तो स्टूडेंट ऐसे हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चर आ जाते हैं। तो दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए इसमें x और y दोनों का मान निकालना होता है। एक एक चर, इन्हीं को कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो x भी इसमें है, y भी है, इसमें दो चर है। तो क्या होता है स्टूडेंट, इसको जैसे हल जब करने के लिए दिया जाता है हमें, तो इसके साथ एक अकेला दिया जाएगा तो उसको हल नहीं किया जा सकता है एक एक इक्वेशन से केवल। तो इसलिए स्टूडेंट इसमें हमें दो इक्वेशन साथ में दिए जाता है, मतलब समीकरण युग्म दिया जाता है, तो फिर उसकी सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक और दे देता है इसके साथ, सपोज करिए कि मान लीजिए मैंने लिख दिया x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो ऐसे दो हमारे पास इक्वेशन होते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इन दोनों समीकरणों को हल करना होता है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो इसके ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए तीन विधियां हैं स्टूडेंट। एक तो पहली है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और एक दूसरी है स्टूडेंट विलोपन विधि विधि, और एक है स्टूडेंट तीसरी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो मान के चलिए हम अभी इस विधियों को आपको नहीं बताते हैं, जिसमें से मैं आपको पहले पहली विधि से बता देता हूं कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो होगा क्या स्टूडेंट, इनको हल करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, जैसे मान लीजिए हमें ये दोनों इक्वेशन दिया है 2x प्लस का 3y इक्वल 10, हम इसमें से इक्वेशन 1 को मान लेते हैं, और एक दिया x प्लस का 5y और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, 12 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे इसमें से किसी एक इक्वेशन को लेकर, किसी एक समीकरण को लेकर के
x का या तो y का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को लेते हैं तो x प्लस 5y बराबर का 12 है। तो ये क्या होगा, आप 5y का पक्षांतर करोगे तो x बराबर 12 माइनस 5y आ रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हुआ, जो है दूसरे समीकरण की सहायता से x का मान निकल गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब इसी x का मान को, मतलब x के मान को हमने दूसरे समीकरण से बनाया x का मान, तो दूसरे में अब नहीं रखना है, पहले में रखना है। x के मान को पहले समीकरण 1 में रखने पर, तो x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर। तो रखते हैं स्टूडेंट, तो होता है क्या, जैसे समीकरण 1 अपना क्या है, 2x प्लस 3y बराबर का 10 है। तो इस समीकरण के अंदर हमें x की जगह पे क्या करना होता है, x का मान 12 माइनस 5y रखना होता है। तो इस 2 को पहले लिख लेते हैं और x के जगह पे ये चीज x की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं, 12 माइनस 5y प्लस का 3y इक्वल 10। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फिर इस ब्रैकेट के अंदर इस 2 का मल्टीप्लाई होता है। तो 24 माइनस 10y प्लस 3y इक्वल टू 10। फिर क्या होता है स्टूडेंट, फिर उसके बाद देखिए ये 24 तो 24 ही है, ये ऋण का 10y धन का 3y, धन का 3y ऋण के 10y को कैंसिल करता है तो ऋण का 7y बचता है, और इक्वल टू कितना स्टूडेंट 10। फिर क्या करना होता है, हम इस 24 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण का 7y बचेगा और 10 24 उधर गया तो ऋण का 24 हो गया। अब ऋण का 7y बराबर बचेगा स्टूडेंट ऋण का 14, ऋण का 14। तो फिर क्या होता है, y की वैल्यू निकालते हो तो ऋण का 14 के बटा ऋण का 7 चला जाता है। फिर इसके बाद ऋण से ऋण कैंसिल होता है, 7 से 14 दो बार में, तो y की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट 2। y का मान अपना क्या आ गया 2। अब इस y के मान को हम चाहे तो समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में रख सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट अगर हम पहले या दूसरे में रखेंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, इसलिए हम तीसरे में ही रख देते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू 2, तो इस तरीके से x का मान निकल जाएगा। देखिए तो कहेंगे y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या है 3, 12 माइनस 5y है। तो हम इसमें x बराबर 12 माइनस 5 और y की जगह पे क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट में। तो ये 12 माइनस इन दोनों का गुणा होगा 10, तो आएगा क्या 2। तो x का मान भी क्या आ गया स्टूडेंट 2। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 इस समीकरण युग्म के हल है, समीकरण युग्म के हल है, युग्म के हल है। तो इन दोनों समीकरण, दो समीकरण होते हैं स्टूडेंट, तो उसी को समीकरण युग्म कहा जाता है। तो दो समीकरण युग्म का हल यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिए, x बराबर 2 और y बराबर 2। तो स्टूडेंट ऐसे मतलब हल करना होता है, लेकिन इसमें कुछ थियरी होती है, कुछ बेसिक चीज भी इस चैप्टर में होते हैं। ये तो मान लीजिए जो चीज हमने बताया कक्षा 8 में भी होता है, तो कक्षा 10 में कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल थोड़ा सा थियरी होती है, उसको हम बता रहे हैं। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा होता है स्टूडेंट, इसका जैसे आलेखी विधि से भी दो समीकरणों को हल किया जाता है, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी जैसे दो समीकरण अपने को दे दिया गया, जैसे मान के चलिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक समीकरण दिया गया, और तो आपको और एक समीकरण दे दिया गया स्टूडेंट, आपको 2x प्लस का मान के चलिए 3y, x प्लस 5y इक्वल टू 5 हो गया, और एक हो जाएगा स्टूडेंट 2x और 3y, तो ये मान के चलिए 13 मैंने लिख दिया। हाँ
हाँ 13। तो ऐसे दो इक्वेशन है, इनको हल करना है। तो हम इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं स्टूडेंट। जैसे ग्राफ विधि होती है, इसको सारणी विधि कहते हैं। इन समीकरणों को ग्राफ विधि से कैसे हल करना चाहता है, तो इसको हल करने के लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझना पड़ता है। जैसे हमें एक निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 8th में होता है उसको थोड़ा सा समझना होता है। जैसे स्टूडेंट होता क्या है, आपको बता दूं, जैसे कोई भी प्लेन होता है, समतल होता है ना, तो वहां पे हम लोग एक निर्देशांक ज्यामिति करके गणित पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, गणित में यहाँ एक एक्स अक्ष होता है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष हो गया, और वाई वाई डैश एक वाई अक्ष हो गया। तो यहाँ दोनों एक्स जहां पे एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। तो स्टूडेंट होता क्या है, जैसे इसमें हम लोग बिंदु लेते हैं। जैसे कोई कहे कि इस निर्देशांक तल में आप 2,3 बिंदु को ले लीजिए और उसको ए से डिनोट कर दीजिए। तो हम लोग करते क्या स्टूडेंट, जैसे देखिए ये जो मूल बिंदु होता है इस यहाँ पे 0 होता है, एक समझ लीजिए एक संख्या रेखा, ए भी एक संख्या रेखा है, तो ये 0 होता है। इधर देखिए जैसे एक समान दूरियों पे आप कुछ संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। इधर देखिए स्टूडेंट -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या होता है, फिर उसी तरीके से आप नंबर ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और इधर देखिए निगेटिव होता है नीचे की तरफ, तो -1 -2 -3 -4। मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसमें कोई टेंशन मत लेना। मतलब आप ये समझिए कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर का जो बेसिक चीज एकदम आसान तरीका है समझने का, वही मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट। हाँ देखिए, तो होगा क्या, तो अगर हमें मान लीजिए 2 3 लेना होता है तो हम पहले ये जो पहला होता है वो एक्स अक्ष पे देखा जाता है, 2 कहाँ है, यहाँ है, और दूसरा 3 वाई अक्ष पे देखा जाता है, यहाँ y3 कहाँ है। तो ये 2 और ये 3 से ऐसे खींचते हैं और 2 से ऐसे खींचते हैं। तो ये दोनों रेखाएं जहां पे एक दूसरे को काटती है स्टूडेंट, वहां एक पॉइंट लगाते हैं। यही पॉइंट क्या होता है, इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे ए डिनोट करता, इसी पॉइंट का नाम है 2,3। इसी तरीके से आपको दूसरा भी पॉइंट कहा जा सकता है, जैसे मान लीजिए -3, अगर मान के चलिए 4 कहा गया हो, तो आप पहले x पे -3 देखोगे, पहला वाला x पे देखोगे, सब कुछ b है, तो इस x पे देखोगे और दूसरा वाला y पे देखोगे, तो ये -3 यहाँ 4 दिख रहा है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, इससे ऐसे खींचोगे और 4 से ऐसे खींचोगे, जहां एक दूसरे को काटेंगी इस पॉइंट का नाम होगा स्टूडेंट -3 4। और एक चीज और बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे क्या होता है आपको बता दूं, ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं, इसको थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। देखिए अगर इस बिंदु का निर्देशांक होता है ना, तो यहाँ का ये भी एक अगर पॉइंट होती है तो मूल बिंदु का निर्देशांक स्टूडेंट 0 0 होता है। आप इस तरीके से समझ लो। तो एक छोटा सा मैंने चीज बताया। अब देखिए एक दूसरी बात है, मतलब इसको ग्राफिक विधि से हल करना है तो एक दूसरा सा चीज समझना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट देखिए, जैसे जब भी आपको कोई एक इक्वेशन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस का y इक्वल टू, अगर आपको इक्वेशन मिल जाए 7, तो इस इक्वेशन का स्टूडेंट हम एक ग्राफ खींच सकते हैं, इस समतल के ऊपर एक ग्राफ खींच सकते हैं। लेकिन वो ग्राफ कैसे खींचते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये नोट करिए, बहुत बेसिक चीज है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, होता है क्या है, जैसे मेरे पास अब ज्यादा समय भी नहीं, इसलिए आप इसको थोड़ा शॉर्टकट समझिए। देखिए क्या होता है, ये जो अक्ष होता है, तो अगर एक समीकरण है स्टूडेंट, तो इस समीकरण का क्या होता है, इस पे कोई ना कोई ग्राफ खींचा जा सकता है। जैसे मैं कैसे खींचा जा सकता है तो अब नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टूडेंट ये अगर एक समीकरण है तो इसका कहीं ना कहीं ऐसे एक रेखा होगा इस समीकरण का। तो मान के चलिए इस समीकरण की रेखा ए है, और एक और समीकरण मैं ले लेता हूँ x प्लस का 3y इक्वल टू मान के चलिए 24। तो इसका भी एक रेखा होता है। तो स्टूडेंट होता है क्या, मान के चलिए इस समीकरण का जो समीकरण एक ए है, और समीकरण एक की रेखा जो है ए है, और समीकरण 2a है और 2 की रेखा क्या है, सपोज करिए आप ए है। तो ये दोनों रेखाएं जहां पे काटती स्टूडेंट, वहीं पे हम लोग पॉइंट लगाते हैं।
और उसी पॉइंट का जो निर्देशांक होता है ना स्टूडेंट, वही इन दोनों समीकरण का हल होता है। जैसे आप समझिए, मान के चलिए 0 था, 1 था, 2 था एंड ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, 2 आ गया एंड 3, मान के चलिए मैं 4 ले रहा हूं, ये सपोज करिए 4 है और ये सपोज करिए 3 है, तो ये 3 ये 4, तो क्या होता है स्टूडेंट, इसका निर्देशांक होता है 3, 4। तो मतलब इन दोनों समीकरणों का जो हल होता है x के बराबर 3 होता है और y के बराबर 4 होता है। इस चीज को समझिए थोड़ा सा। तो मैं एक टेबल आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको पेपर की दृष्टि से देखिए क्या होता है, एक चीज समझने की जरूरत होती है। क्या समझने की जरूरत होती है? जैसे हम जब दो समीकरण होता है, ऐसे दो समीकरण को अगर मानक रूप में लिया जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि मान लो कि जो जैसे देखिए क्या होता है, ये 2x है, 3y है, बराबर 13 है, तो एक समीकरण है। तो हम लोग मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये भी एक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और एक और स्टूडेंट एक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक समीकरण, मान के चलिए समीकरण 1 है और ये मान के चलिए समीकरण 2 है। तो हमारे पास इस तरीके से अगर हमें दो रैखिक समीकरण युग्म मिल जाते हैं, दो चर वाले, तो इनका हल कैसा होगा, मतलब x और y का मान कैसा होगा, या इसका ग्राफ खींचा जाएगा। जैसे कोई जरूरी नहीं स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पे दो ग्राफ खींचे गए, एक समीकरण का यहाँ ग्राफ, एक समीकरण का यहाँ ग्राफ, तो ये दोनों जो स्टूडेंट एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी प्लेन में दो ग्राफ खींचे जाते हैं या दो लाइनें खींची जाती है, तो तीन प्रकार से दो लाइनें खींची जा सकती है। जैसे आप ये समझ लीजिए क्या होता है कि ये तीन प्रकार से लाइनें खींचे, एक तो ऐसे लाइन खींची जा सकती है कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को काटे, माने प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। और दूसरा स्टूडेंट होता है, एक और तरीका हो सकता है, एक समतल के अंदर कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। समांतर मतलब वो एक दूसरे को आगे पीछे बढ़ाया जाए तो कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे, तो इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है स्टूडेंट, जैसे मान के चलिए आपको बता दूं, एक रेखा ऐसे है और एक रेखा यहां से जा रही है, लेकिन जब हम इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, एक रेखा ऐसे है, लेकिन हम जब इसको बढ़ा रहे हैं तो ये उसके ऊपर से होकर जा रही है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये इसके ऊपर से होकर जा रही है, तो इनको कहते हैं स्टूडेंट समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। इस हिसाब से अगर आप दो रैखिक समीकरण पाओगे तो उसका जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या तो एक दूसरे के समपाती होगा। तो आखिर इसका क्या कंडीशंस दिया गया है, तो आइए समझा जाए। तो स्टूडेंट हम बिना जो है इन दोनों इक्वेशनों को बिना सॉल्व किए हम पता कर सकते हैं कि इनके हल कैसे होंगे, इनके ग्राफी आलेख निरूपण कैसे होंगे, या इनकी संगतता कैसे होगी, जो इस टेबल से समझ में आती है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे दो इक्वेशन दिए रहते हैं तो इसमें तीन कंडीशंस आपको बताई जाती है। जैसे देखिए, अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तब क्या होता है, तब जो हल होता है, हल आपका कैसा प्राप्त होता है, इन दोनों इक्वेशनों का हल कैसा प्राप्त होता है। तो इन दोनों का हल स्टूडेंट अद्वितीय या इसको कहते हैं हल, या इसको कहते हैं एक हल। x का केवल एक मान निकलेगा और y का केवल एक मान निकलेगा। और स्टूडेंट जैसे आलेखीय निरूपण कैसा होगा इनका, आलेखीय निरूपण, ऐसे अगर दो ठो इक्वेशन रहेंगे और a1 जैसे a1 बटा a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा, तो अद्वितीय हल रहेंगे। आलेखीय निरूपण कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और स्टूडेंट
इनकी संगतता कैसे रहेगी, तो संगतता, तो संगतता में ये स्टूडेंट संगत रहेंगे, संगत है, ठीक ना। तो एक दूसरी कंडीशन आपको दी जाती है कि अगर A1 इज बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बट इज नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2, तो अगर ऐसे कंडीशन होती है तो ये एक्चुअली स्टूडेंट एक भी हल नहीं प्राप्त होता है, एक भी हल, कोई हल नहीं, आप इसको कह सकते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, इनमें रेखाएं कैसी होती है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है इसमें स्टूडेंट समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर रेखाएं दूसरे को काट रही, प्रतिच्छेद कर रही, तो जहां पे काटेंगी उसी पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, जैसे मान के चलो इस पॉइंट का निर्देशांक 3, 4 या कुछ भी हो सकता है, 5, 7, वो कहां काटेंगी तल के अंदर, वो तो निर्भर करता है ना उसका निर्देशांक क्या होगा। तो जो भी निर्देशांक होगा उसी के हिसाब से x और y का मान पता चल जाएगा। तो अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, मतलब एक हल प्राप्त हो जाएगा, x का एक हल और y का भी एक हल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, सपोज करिए, तो अगर लेकिन समांतर रहेंगी तो समांतर रेखाएं तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करती नहीं है, तो इसलिए इसका कोई हल ही नहीं मिल पाएगा स्टूडेंट, इसका कोई हल आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस बात पे आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, मुझे लग रहा है स्टूडेंट थोड़ा सा इसको चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस लेक्चर को आप समझिए बहुत, मैं पेपर की दृष्टि से, जैसे कोई भी चैप्टर स्टूडेंट आप चाहे पेपर की दृष्टि से पढ़े चाहे कैसे पढ़े, जैसे कोई भी चैप्टर आपको जब स्टार्ट किया जाएगा तो उसका थ्योरी या उसका जो फार्मूला या उसका जो बेसिक चीज है वो तो बताया ही जाएगा, क्योंकि उसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन आप करना चाहते हो, अगर मान लीजिए जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो एक बैग अगर पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपको बताया जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा ना स्टूडेंट। अगर वो समझ में आता तो आपको नहीं हम एक मॉडल पेपर लेके वही क्वेश्चन हल सॉल्व करा देते और उसके बाद आप जाते पेपर में लिख देते। तो ऐसा नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा जैसे आपको हो सके सारी चीजें पता हो, लेकिन स्टूडेंट होता क्या है बताना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है क्या करें स्टूडेंट, आप देखिए समांतर रेखाएं, तो जब ये समांतर रेखाएं तो देखिए स्टूडेंट थोड़ी क्या करें परेशानी है, समांतर रेखाएं होती हैं तो ये निकाय क्या होता है, असंगत होता है स्टूडेंट, असंगत होता है, इसको आप समझ लीजिए, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। देखिए और लास्ट वाला एक बच रहा है स्टूडेंट, तो उसको हम बता देते हैं, एक कंडीशन और होती है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो यदि स्टूडेंट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो और फिर इक्वल टू C1/C2 हो, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, जो हल का प्रकार होता है स्टूडेंट अनंत हल मिलते हैं, अनंत हल मिलते हैं। और इस समय जो आलेखीय निरूपण होता है संपाती रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं, और निकाय क्या होता है, संगत होने के साथ साथ निर्भर होता है, निर्भर। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे जब आपको देखिए संपाती रेखाएं मिलती हैं तो उस रेखाएं एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के ऊपर से होके जाती है, तो कहने की बात है कि वह रेखाएं दोनों हर, जैसे क्या होता है, ये रेखा समझ लीजिए हर एक पॉइंट पे इस रेखा को काट रही है और ये रेखा हर एक पॉइंट पे इस रेखा को काट रही है, तो जितने भी पॉइंट पे काटेगी सब उसके हल हो जाएंगे, इसलिए अनंत हल होते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इस चार्ट को आप बना लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और बना लीजिए जैसे मान लीजिए इस सारणी का उपयोग आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपको जब भी समीकरण हल करने के लिए दिए जाएंगे, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में दिए जाएगा, नंबर 1 क्वेश्चन करेगा तो इसमें 2 इक्वेशन देगा, कहेगा समीकरण को हल कीजिए और 2 इक्वेशन इसमें देगा, जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 15 और एक दूसरा दे देगा इसी में, सपोज करिए 3x + 5y = 30। तो
ऐसे दो इक्वेशन अगर देता है तो आपको अगर इसको हल करेंगे तो भाई तो तब तो पता ही चलेगा कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, कैसे हल करेंगे। हमने बताया था विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, वज्र गुणन विधि होता है स्टूडेंट। तो जो कि अभी मैं पूरा उसको विस्तार से बता दूंगा, अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं इस सब्जेक्ट की थ्योरी बता रहा हूँ, केवल उसको समझिए। तो अगर आप उस विधि से करोगे तो इसका हल तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको इस टेबल के मेथड से ये समझना है कि इसके हल जो हैं वो किस प्रकार के, इसका आलेखी, इन दोनों का आलेखी निरूपण किस प्रकार का होगा, या इन दोनों की संगतता कैसी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि आप A1/A2 अगर देखते हो, इसमें चेक करोगे तो इसमें A1 A2 क्या होता है स्टूडेंट। तो आपको मैं बता दूं, ये वाला टर्म A1 होता है, ए वाली टर्म A2 होती है, और ए वाली टर्म, अरे नहीं, ए वाला टर्म A1 होता है स्टूडेंट, और ए B1 होता है, और ए C1 होता है। हालांकि ये C1 देखिए, और ये होता है A2 B2 एंड C2। तो यहां से स्टूडेंट अगर देखो इन दोनों इक्वेशन में, तो हुआ क्या, A1 की वैल्यू आ गई 2 और B1 की वैल्यू क्या आ गई 3। पहले वाली इक्वेशन में सब 1 होता है, और C1 की वैल्यू स्टूडेंट आती है यहाँ पे ऋण का 15, क्योंकि देखिए जैसे स्टूडेंट ये समीकरण में C1 इधर है और ये 15 इधर, तो 15 को इधर लाएंगे तो -15 होगा, तो C1 की वैल्यू -15, A2 की वैल्यू स्टूडेंट 3 और B2 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 30। तो यहां से हम चेक करेंगे कि अगर A1/A2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे A1/A2 वैल्यू 2/3 आ रही है, और फिर यहीं पे चेक करेंगे कि B1/B2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे 3/5 आ रही है। तो क्या स्टूडेंट A1/A2 B1/B2 के बराबर है? A1/A2 तो 2/3 है और B1/B2 क्या है, 3/5 है। तो यहां हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो अगर ऐसे दो इक्वेशन है तो इन दोनों इक्वेशनों के स्टूडेंट क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब x का केवल एक मान नहीं आ सकता है और y का भी केवल एक ही मान आ सकता है। और अच्छा स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा इसमें क्या किया है, जो इक्वेशन लिया मैं कुछ इस तरीके से ले लूं कि ये थोड़ा शुद्ध रूप हो जाए। क्या होता है कि x और y का मान हम अपने को सोच कर लेना पड़ता है ना, कि हाँ जैसे सोच के लेने पर का मतलब देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 2x ले लिया और प्लस का 3y ले लिया, तो मुझे पहले से सोचना पड़ेगा ना कि आखिर मैं x क्या ले लूं। जैसे मैं एक सवाल क्वेश्चन बना रहा हूं तो आखिर मैं x यहाँ पे क्या लूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लेता हूं कि मैं x जो है 3 है और जो y है वो 5 है मान लीजिए स्टूडेंट। तो 3 दूना 6, x 3 है, 3 दूना 6 और ये 5 है 15, तो 15 6 21। तो स्टूडेंट पहला इक्वेशन ऐसे मैं मान लेता हूं, और दूसरा इक्वेशन में कुछ ऐसे मान लेता हूं, 3x उसी हिसाब से मान लेता हूं प्लस 5y इक्वल टू, तो स्टूडेंट अगर ये क्या था 3 था और ये क्या था स्टूडेंट 5 था, तो 6 और ये 15 21 हुआ था, तो ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 9 और 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 और 25 तो हो जाएगा 30, 34 हो जाएगा स्टूडेंट। 9 और 25 हो जाएगा 34। आप इसको समझिए, ठीक ना। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे आप इसमें मैंने चेक कर लिया कि इनका A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, तो इनका जो अद्वितीय हल है और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इनका क्या संगत है। तो आज देखा जाए, इससे हमें पता चल जाता है। लेकिन आपको अगर चेक करना है कि हाँ ये बात सही है कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं, x का मान केवल एक मिलना चाहिए, y का भी केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि नहीं है, संगत है कि नहीं है, तो आप कैसे समझोगे। तो देखा जाए, इसको चेक करा जाए वास्तव में दूसरे मेथड से। तो स्टूडेंट अगर आपको इसको हल करना होगा तो थोड़ा बहुत तो आप पढ़े ही होंगे। इन दोनों इक्वेशनों को हल करना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 21 और उसके बाद 3x प्लस 5y इक्वल टू 34। अगर मैं इसको विलोपन से कर दूं, अभी विलोपन तो मैं पढ़ाया नहीं फिलहाल, लेकिन आप विलोपन थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे विलोपन विधि में क्या होता है। विलोपन विधि में या तो x के गुणांक और या तो y के गुणांक को सेम करके घटा दिया जाता है। तो देखिए जैसे मैं क्या कर देता हूं, यहाँ भी मैं यहाँ 2 से गुणा कर देता हूं, पहले वाले में नहीं, पहले वाले में 3 से, दूसरे वाले में 2 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 3 करूंगा अगर मान लीजिए स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये 6x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 और 6 63 हो जाएगा। और इस वाले में समीकरण
2 में 2 से गुणा करता हूं, 2 से, तो ये होगा 6x और ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा 34 दूना कितना होता है स्टूडेंट 68। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को घटा देंगे, तो ऋण 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 ए वाला इस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा ऋण का y और यहाँ पे क्या बचता है स्टूडेंट 68 है, तो ऋण का 5 बचेगा, तो ऋण से ऋण कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख दो, ठीक ना। तो y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख देते हैं, अब उसमें आप रखेंगे अगर तो क्या होगा स्टूडेंट 2x प्लस का 3 और y की जगह पे क्या लिखना 5 इज इक्वल टू 21, तो ये हो जाएगा प्लस 15 स्टूडेंट और इक्वल टू 21 और ये 2x, तो 15 जाएगा उधर, 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 15 और स्टूडेंट क्या आएगा ये देखिए 2x इज इक्वल टू ये यहां से घट जाएगा तो बचेगा 6 और x की वैल्यू क्या आएगी 6 का बटा 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, अरे 3 आएगी। तो इस तरीके से मतलब x का एक मान, अतः यहाँ हल क्या होगा, अतः स्टूडेंट x बराबर 3 और y के बराबर 5 समीकरण युग्म के हल है, समीकरण युग्म के हल है, युग्म के हल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ x और y का जो है मान जो आ रहा है केवल x एक एक हल आ रहा है, x का एक मान 3 आ रहा है और y का एक मान 5 आ रहा है। तो स्टूडेंट ऐसा है, यह जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का समझ लीजिए कि शुरुआती लेक्चर था। अब जो अगला लेक्चर आएगा तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट इसको आप इसको पढ़िए पहले बहुत बढ़िया से, और जो अगला लेक्चर आने वाला मैं स्टूडेंट उसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दूंगा, एक दो लेक्चर में इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन हम करा देंगे। और स्टूडेंट अगर आपने जो है यहाँ इस कक्षा 10 गणित का अगला पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं, जो है लेक्चर 1 2 3, तो उसको आप स्टूडेंट देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से हमने वीडियो बनाया है, समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए।